हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 36 क्लास है। काफ़ी लोगों की शिकायत ये ज़रूर है कि कोर्स कब ख़त्म होगा। तो चाहे तो कोर्स जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने बेसिक्स जो हैं वो बेसिक्स अपने क्लियर करते चलें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी बेसिक है आपका कंटेंट हिस्ट्री में, मैं वो अच्छे से डिलीवर करता चलूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो याद रह जाए। जैसे कि आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीप में पूछे जाते हैं। वो आपसे बिल्कुल काफ़ी हद तक डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि कोई छोटी सी जगह जहाँ से कोई एक छोटा सा लीडर होगा, जो मतलब छोटा सा कह सकते हैं आप, ऐसा लीडर जिसका पूरे इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और नहीं रहा है नेशनल लेवल पर, लेकिन रीजनल लेवल पे उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका क्वेश्चन हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ है। इससे पहले कुछ और रिवोल्ट्स हुए थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। कुछ ऐसे रिवोल्ट्स जिनके बारे में बहुत सारे लोग आपको बात करते हुए सुनते मिलेंगे कि सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था वो कहीं और हुआ था, 1857 का जो क्रांति है वो नहीं हुई थी। इसके पहले के जो रिवोल्ट्स हुए उनके बारे में जो जो लोग थे जिन्होंने किए उनको भुला दिया गया है। ऐसा बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता रहता होगा। इनमें से कुछ हैं जो थोड़े से हाईलाइटेड हैं, जिनको मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बात करेंगे रिवोल्ट्स की, टोटल रिवोल्ट्स की, तो कम से कम नहीं 100 से ज़्यादा रिवोल्ट हुए होंगे। ठीक है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, मैंने बोला था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आपको याद रखना होगा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से लेकर रिवोल्ट तक 100 साल हैं बीच में। इन 100 सालों में बहुत सारे रिवोल्ट हुए, छोटे बड़े अलग अलग जगहों पर, जो दबते रहे। फिर 1857 में जो क्रांति हुई वो थोड़ी सी बड़े लेवल पर हुई। फिर भी वो पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरे इंडिया में, कंप्लीट इंडिया में नहीं थी। पैन इंडिया का बोला जाए तो पैन इंडिया में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सरोकार मतलब अच्छी थी और अच्छे हद तक जो है उसका एक तरीके से नेतृत्व भी हुआ था। वो बात अलग है कि इतना व्यापक होने के बावजूद भी जो इसका मेन रीजन था वो आपका नॉर्थ इंडिया ही था। ठीक है। नॉर्थ इंडिया के ही जो राज्य थे उनमें अच्छे से पूरी तरीके से शामिल थे। और इसमें नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है अलग था, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल शामिल नहीं था, खासकर साउथ भी बिल्कुल शामिल नहीं था। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के दोनों रीजन जो थे वो इंडिया के इस वाले रिवोल्ट में भी शामिल नहीं थे। हम बात करने आ रहे हैं पहले 1857 की जो क्रांति हुई है उससे पहले की जो क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहला रिवोल्ट जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसको नोटिस किया जाता है वो है सन्यासी रिवोल्ट, कह सकते हो आप इसको। जिनमें जो हर्मिट लोग होते हैं, जो एक तरीके से सन्यास लेके रह रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों ने रिवोल्ट किया हुआ था। और ये आपका डेट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। 1700 कुछ लोग दिखाते हैं 1780 से लेके 1820 तक, कहीं कहीं आपको दिखेगा 1763 से लेके 1800 तक। तो ये एक रिवोल्ट है जो कि यूपी, जो आपका बिहार और बंगाल में हुआ था। ठीक है। बिहार और बंगाल में हुआ था। इसका जो मेन एरिया था जहाँ पर हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो थे मंजू शाह। मंजू शाह वॉज द लीडर। अब मैं यहाँ पर जितने रिवोल्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको पहले तो लोकेशन लिखी होगी और फिर सेकंड नंबर पे जो उसका लीडर रहा होगा मेन उस टाइम पर, वो उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है। इसमें इसके बारे में एक बहुत फेमस नावल भी है, मूवियाँ भी बनी हैं इस पर। तो बहुत फेमस नावल है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है। आनंद मठ नाम की एक बहुत फेमस नावल है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि बहुत बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल के बहुत फेमस राइटर हैं और ऑल ओवर इंडिया भी इनको सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आनंद मठ वही उपन्यास है जिसमें से आपका वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम, वो यहीं से लिया हुआ है। ये बात अलग है कि जो आनंद मठ है इसमें बहुत सारी जो ऐसे डायलॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई हैं जिन पर एक तरीके से कंट्रोवर्सी होती है बहुत, क्योंकि उस टाइम पर बंगाल में जब ये रिवोल्ट हुआ है, ये रिवोल्ट आपका दिखाता है जो मतलब आनंद मठ है, ये टाइम दिखाता है आपका 1772 का। ठीक है। 1772 और उसके ऑनवर्ड्स जो हो रहा था उस टाइम के बारे में लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। तो उस टाइम पर जो है बंगाल के अंदर मुस्लिम शासक हुआ करते थे। ठीक है। उस मुस्लिम शासक होने की वजह से तो उस टाइम पर जो डिस्कंटेंट था लोगों के अंदर वो दिखाया गया है। तो इसमें कुछ डायलॉग्स जो होंगे वो मुस्लिम विरोधी भी हैं, जिन पर बार बार बहस होती रही है। ठीक है। वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी अच्छा नावल है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार। बंगाली में लिखा गया है ओरिजिनली, बाद में इसको हिंदी ट्रांसलेट भी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है उसको हम पढ़ेंगे, वो है पाइका रिवोल्ट। पाइका रिवोल्ट कहाँ पर हुआ? ये हुआ ओडिशा में। पाइका रिवोल्ट का जो मेन लीडर था वो कौन था? बक्सी
जगबंधु बिंदियार, ठीक है, बख्शी जगबंधु बिंदियार ये सेनापति था। ये सेनापति हुआ करता था किसका? कमांडर ऑफ खुद्र किंग, जो उस टाइम पर खुद्र राजा हुआ करते थे उनका सेनापति हुआ करता था। और खुद्र राजाओं की जो सेना होती थी उसको बोला जाता था पाइका। खुद राजाओं की सेना जो होती थी उसको बुलाया जाता था पाइका, इसीलिए इसको बुलाया जाता है पाइका रिवोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिवोल्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है अमोह रिवोल्ट। अमोह रिवोल्ट जो हुआ वो हुआ असम के अंदर, और इसका ये काफ़ी दिनों तक रहा। इसमें 2 लीडर चेंज हुए थे। वैसे सबसे पहले लीडर जो थे वो थे आपके गोमदार कुंवर। गोमदार कुंवर सबसे पहले लीडर थे जिनको इन्होंने स्वतंत्र राज्य घोषित करके उनको अपना राजा घोषित कर दिया था। थोड़ा सा अगर आपको और जानने में दिलचस्पी है तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो बर्मा जाते समय, इंडिया से अगर बर्मा मतलब म्यांमार जाते समय आपका बीच में असम पड़ता है। तो जब बर्मा के साथ इनकी फाइट चल रही थी इंग्लिश सेनाओं की, तो क्या हुआ था, जो बीच में अमोह जगह है वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है सेना डिपोर्ट की हुई थी। तो सेना को अपने डिप्लॉय किया हुआ था। फिर इनसे वादा ये किया गया था कि जब जो युद्ध होगा खत्म हो जाएगा तो हम अपनी सेना वहाँ से हटा लेंगे, ठीक है, और वो फिर से एक स्वतंत्र राज्य हो जाएगा, ऐसा बोला था अंग्रेजों ने पहले। लेकिन होता क्या है, बाद में जब ये सेना युद्ध खत्म हो जाता है तो अपनी सेना नहीं हटाते हैं, जिसकी वजह से विद्रोह होता है। और 1828 में इनका जो लीडर था जिसका नाम है गोमधर कुंवर को क्या होता है, ये लोग अपना स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है, गोमधर कुंवर। अब गोमधर कुंवर जब स्वतंत्र राजा घोषित कर दिए जाते हैं तो ये ये लोग विद्रोह करते हैं, ये सफल नहीं होता है। गोमधर कुंवर को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है और उनको 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है। ये चले जाएंगे 7 साल की, 7 ईयर्स की इनको जो है प्रिजन कर दी जाती है। उसके बाद जो है 33 में फिर से, मतलब क्या कहते हैं, 30 में फिर से विद्रोह होगा। ये 1830 में, उतना आपको याद नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको बढ़ाने में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहते हैं कि रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुए और कितने ज़्यादा हुए। 1830 में इन लोगों ने फिर से विद्रोह किया इतने के बावजूद, और एक रूपचंद्र नाम के व्यक्ति थे, रूपचंद्र को इन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया। फिर बाद में जो है ये भी असफल रहा और रूपचंद्र भी गिरफ्तार हो गए और उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई। पहले वाले को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, दूसरे वाले को जो है 14 साल की सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा एक और रिवोल्ट जिसको बहुत ज़्यादा फेमस है, नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे, बिरसा मुंडा का। तो मुंडा विद्रोह हुआ कहाँ पर, ये हुआ 1857 क्रांति के बाद हुआ, और आधुनिक भारत के में सबसे लास्ट के जो विद्रोह हैं उनमें से एक शामिल हुआ करता था। तो ये हुआ आपका रांची और छोटा नागपुर, मतलब आपका झारखंड का जो एरिया है, छोटा नागपुर जो पठार है रांची और उसके आसपास, तो वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। और ये हुआ, इसके लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा के बारे में ये भी कहा जाता है, ये अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहा करते थे। ये कहते थे कि इनकी जो मुलाकात है वो असली ईश्वर, जो सत्य ईश्वर है, उनसे हो चुकी है। तो एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु भी थे, और साथ साथ में जो है वो तीर कमान चलाते थे, ठीक है, तीर कमान चलाया करते थे। और इनका जो एक धर्म था वो एक अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। ये बोलते थे कि आदिवासी जो लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, या हिंदुओं में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये भी इनकी सोच थी। तो बहुत सारी बातें इनके बारे में, खुद को आध्यात्मिक गुरु भी कहते थे और एक रिबेलियन भी थे। तो 1900 में क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में इनकी जो है रोग से मृत्यु हो जाती है। वो बात अलग है, ये खुद को बोलते थे कि इनको जो है आरोग्य रहने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन बाद में इनकी जो डेथ होती है वो भी एक रोग के कारण ही होती है। तो ये तो कुछ रिवोल्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, 4 रिवोल्ट्स का मैंने नाम लिया है, एटलीस्ट ये आपको पता होने चाहिए। ऐसे असंख्य रिवोल्ट हुए हैं, जैसे कि विजयनगर में भी उस टाइम पर विद्रोह हुआ, रंगपुर में विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो उन सब के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, कुछ जो फेमस थे, जो जिनसे हो सकता है क्वेश्चन बन सके, तो मैंने वो आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। 1857 की जो क्रांति है उसको बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वो बात अलग है कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलने में भी कुछ मतलब थोड़े से विवाद हैं। कुछ लोगों को मानना है कि ऐसा था, या कुछ लोगों को मानना है ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर माना जाता है स्वतंत्रता के लिए पहली मांग जो है वो 1857 के रिवोल्ट से साबित होती है। इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इस बारे में, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फाइड सोल्जर्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड किंग्स एंड पब्लिक। ये बस पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है एक चीज़ रिमाइंड कराने के लिए कि ये जो रिवोल्ट हुआ था, ये रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ सैनिकों का नहीं था। ये पूरा जो रिवोल्ट था ये सिर्फ और सिर्फ सैनिकों का नहीं था, जो पिछले 200 सालों से होता चला आ रहा था। 1857 में आ चुके थे हम, और ये कंपनी का जो एक तरीके से हस्तक्षेप था वो 1700 के बाद, 1764 के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। 1764 में जब बक्सर का युद्ध ये लोग जीत जाते हैं, वहाँ के बाद कंपनी का जो हस्तक्षेप है वो सब चीज़ों में बढ़ चुका होता है। इनकी जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो टैक्स लगाने की, क्योंकि ये लोग आ चुके होते हैं गवर्निंग बॉडी में,
ये लोग टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, राजाओं को वो टैक्स देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या करते थे, कभी भी इरेगुलर टैक्स बढ़ा दिया करते थे, तो इरेगुलर हाइक होती थी टैक्सों की। इस वजह से जो किंग थे, जो अलग अलग मतलब रियासतें थी, उनके जो किंग थे वो भी इनसे नाखुश थे, और पब्लिक तो इनकी जो अत्याचार थे उनसे परेशान हो ही चुकी थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इसी बारे में लिखा हुआ है, पीपल वर हाईली डिसकंटेंटेड विद द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल द डिसकंटेंट एंड फ्रस्ट्रेशन केम आउट टू बी अ ग्रेट रिवोल्ट बट अनफॉर्चुनेटली नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, जो पूरा डिसकंटेंट पिछले 100 सालों से चला आ रहा था, पिछले 100 सालों का पूरा डिसकंटेंट था, वो सभी के सभी निकला फूट कर एक रिवोल्ट की तरह, और वो रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो रिवोल्ट इतना आसान नहीं था कि जिसको आप इतनी आसानी से, जिसको अंग्रेज इतनी आसानी से दबा सकते। वो तो कुछ रीजंस थे, कुछ सुविधाएं ना होने की वजह से, कुछ कनेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से एक तरीके से उसको दबाना आसान हो गया अंग्रेज़ों के लिए ना, वरना ये जो रिवोल्ट हुआ था वो काफ़ी हद तक ऐसा था कि अंग्रेज़ों को उस टाइम पर ही उखाड़ फेंकने वाला था। ठीक है, और ऐसा भी नहीं था कि जो ये रिवोल्ट हुआ है इससे पहले कोई रिवोल्ट हुआ नहीं था, इससे पहले बहुत सारे रिवोल्ट होते आ रहे थे। अगर सैनिक रिवोल्ट की भी बात की जाए तो भी बहुत बड़े बड़े रिवोल्ट हो रखे थे। वेल्लोर में एक रिवोल्ट हुआ था, वेल्लोर में इससे पहले एक रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई है उससे पहले हुआ, ये हुआ आपका 1806 के टाइम पर। वहाँ पर भी जो है बहुत तगड़ा रिवोल्ट हुआ था, जिसमें जो मैसूर का राज्य था, पहले राज्य हुआ करता था मैसूर का, उसका झंडा निकाल के उन लोगों ने लगा दिया था, मैसूर के राज्य का झंडा वापस लगा दिया था, और ब्रिटिश राज्य जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो कंटिन्यू वो सब चीज़ें होती चली आ रही थी। ठीक है, वो बात अलग है कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन वो जो क्रांतियाँ होती रहीं वो सब एक तरीके से समराइज होकर एक बहुत बड़ी क्रांति में कन्वर्ट हो गई, जो हुई आपकी बाद में 1857 की क्रांति। ये मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस ग्रेविटी को समझ सकें कि उस टाइम पर हो क्या रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लीडर्स लीडिंग फ्रॉम देयर ओन रीजन्स, जो उनके अलग अलग अपने क्षेत्र थे जहाँ से लोग, जो अलग अलग लीडर्स लीड कर रहे थे, उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली से कौन था जो लीड कर रहा था, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह सेकेंड बोल सकते हो इनको, या पूरा नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये मुगल थे, और इनको ही बाद में जो है हिंदुस्तान बादशाह हिंदुस्तान की जो उपाधि देकर बोल दिया गया था कि ये ही लीडर हैं हमारे, जो रिवोल्ट हो रहा है उसके लीडर हैं। इनका जो था सेनापति था जिसका नाम था जफर बख्त खान, जफर बख्त खान है इनका मेन लीडर था, जो सेनापति था, जो सैन्य गतिविधियों को संभाल रहा था। ये टैक्टिक्स का जो काम था उसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि संभाल रहे थे, और एक यूनिटी का काम कर रहे थे। ठीक है, इनसे टैक्टिक्स भी मिल रही थी और यूनिटी भी मिल रही थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या रीज़न था जो बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया पूरे रिवोल्ट का, तो आप उसमें सबसे बड़ा रीजन दे सकते हो कि इनके साथ ये था कि पूरा देश जुड़ा होने का एक आभास हो रहा था, एक यूनिटी बनी हुई थी। दूसरे एक सीनियर लीडर की तरह से मान लीजिए, या कह लीजिए कि ये जो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जो बहुत पुरानी सल्तनत थी, उसके एक तरीके से उत्तराधिकारी थे, तो उसकी जो ग्रेविटी है उसको समझते हुए इनको बनाया गया था, एक रिस्पेक्ट दी गई थी इनको। ठीक है, लखनऊ से कौन था, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, और ये आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, जो इनके बिरजिस कादिर जो इनकी सेना को संभालने का काम कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, कानपुर में तात्या टोपे थे और नाना साहब थे, मेनली नाना साहब थे। तात्या टोपे जो हैं वो आपको लखनऊ में भी बेगम हजरत महल के साथ दिखेंगे, इनके साथ भी इन्होंने इनकी मदद भी की थी, फिर नाना साहब की मदद की। फिर तात्या टोपे झांसी की तरफ कूच कर गए, वहाँ कालपी में युद्ध हुआ बीच में, इनके जाने से पहले रास्ते में कालपी में भी युद्ध हुआ, वहाँ तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ गया था। तात्या टोपे की अगर बात करें तो अपने जीवन काल में तात्या टोपे ने बहुत सारे 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी ओवरऑल अगर बात की जाए। कुछ जीते, कुछ में पीछे हटना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन लड़ाइयाँ इन्होंने बहुत सारी लड़ी थी। इनको लड़ाकू मतलब बोला जाता है, लड़ाकू तात्या बोला जाता है, बहुत सारे इनके नाम भी हैं इसी हिसाब से। तो नाना साहब थे कानपुर से और तात्या टोपे भी कानपुर से, आप मान सकते हो। उसके बाद झांसी और ग्वालियर, झांसी ग्वालियर एक साथ इसलिए लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो उनका राज्य था वो झांसी में था, लेकिन बाद में ये ग्वालियर भी गई, ग्वालियर को इन्होंने बचाया। ग्वालियर में लड़ते समय इनकी डेथ हुई थी, ना कि झांसी में। ठीक है, ग्वालियर का किला जब सेव कर रही थी उस टाइम पर इनकी डेथ हुई थी। झांसी से तो ये निकल आई थी, झांसी के किले पर जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ से अपने बेटे को लेकर ये चली आई थी, लेकिन जब 1 साल बाद 1857 के बाद 58 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 58 में इनकी डेथ हुई थी, जब ये झांसी, जब ग्वालियर का किला है उस पर आक्रमण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उस किले को बचाते हुए इनकी डेथ हुई थी।
वहाँ पर तात्या टोपे इस वाले जो युद्ध हुआ था यहाँ से भी भागने में सफल हो गए थे, यहाँ से तात्या टोपे निकल गए थे। लेकिन बाद में एक राजा मान सिंह करके थे, राजा के आप एक तरीके से कह सकते हो कि सामंत थे, सिंधिया सामंत थे, जिनका नाम था मान सिंह। उन्होंने एक तरीके से दगाबाजी करके, विश्वासघात करके इनको पकड़वा दिया था। और फिर तात्या टोपे की जो डेथ हुई थी, तात्या टोपे की डेथ हुई 1859 में। तात्या टोपे को 1859 में जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर तात्या टोपे के साथ ये लिखा हुआ है, ये 1857 जो है ये लिखा हुआ है झांसी की रानी के लिए। झांसी की रानी की डेथ हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तात्या टोपे ने 2-3 जगहों से लड़ाई लड़ी थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर एक जगह हुआ करती थी जहाँ के एक तरीके से सूबेदार थे कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह। और राजा कुंवर सिंह की भी अगर एज की बात की जाए तो ये भी काफ़ी एज थे, लगभग इनको माना जाता है काफ़ी ज़्यादा एज थे जब इन्होंने लड़ा था। लगभग शायद मैंने कभी पहले पढ़ा है 80-80 साल के आसपास ये भी हुआ करते थे। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों लोग लड़ रहे थे जगदीशपुर से। जगदीशपुर के ऑप्शन में आपसे हो सकता है लिखा मिल जाए आरा, क्योंकि जो बिहार का आरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी ये लड़े थे, या दानपुर। ठीक है, आरा या दानपुर दोनों जगह लिखी मिल सकती हैं आपको। आरा या दानपुर दोनों जगह लिखी मिल सकती हैं। बेसिकली इनको आपको याद रखना है कि जो है जगदीशपुर जो है वो ज़्यादा सही है। दानपुर को दानापुर भी लिखा जाता है। ठीक है, दानापुर, सॉरी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो फेमस वाले हैं जैसे कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, या दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये सबको पता होता है, इसलिए ये बहुत कम पूछे जाते हैं। और इस पेज में जो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा पूछे जाने के चांस बनते हैं। जैसे इलाहाबाद के बारे में पूछ लिया जाता है, या फैज़ाबाद के बारे में पूछ लिया जाता है। तो फैज़ाबाद से कौन लड़ रहे थे? मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वो फैज़ाबाद से लड़ रहे थे। अहमदुल्लाह की भी डेथ हुई थी। जो फैज़ाबाद से लड़ने वाले अहमदुल्लाह थे, इन्होंने नाना साहब का बहुत साथ दिया था। ठीक है, नाना साहब का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। फिर इनको भी पकड़ा दिया गया था, फिर इनके बाद इनकी डेथ हुई, इनको फांसी दे दी गई थी बाद में। ठीक है, इनको भी किसी राजा ने जो है कुछ 1000 रुपये लेकर जो है अंग्रेज़ों से मुखबरी कर दी थी और बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। इनके अलावा जो फतेहपुर से लड़ रहे थे वो थे अजीमुल्लाह। ठीक है, फतेहपुर से जो लड़ रहे थे उनका नाम था अजीमुल्लाह। काफ़ी लोग थे जिनके नाम आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको नाम ये याद करने चाहिए अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ जाए कि फैज़ाबाद से कौन लड़ रहा था उस टाइम पर। नाम याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह, इन्होंने नाना साहब का काफ़ी साथ भी दिया था। इसके अलावा बरेली से बात करें तो खान बहादुर खां जो है बरेली से लड़ रहे थे। इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, वो है इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे। ठीक है, लियाकत अली या लियाकत अली जो है इनका नाम लिखा जाता है, लियाकत अली। तो ये लड़ रहे थे आपके इलाहाबाद से। इन सब के अलावा जो मेन लीडर्स थे जैसे कि झांसी की रानी हो गई, तात्या टोपे हो गए, नाना साहब हो गए, और बहादुर शाह जफर हैं, बेगम जीनत महल भी हुआ करती थी, रानी अवंतिका बाई हैं। तो इन सब के बारे में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मतलब जो है आपका रिवोल्ट से हट के इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका बचपन का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। अभी मूवी आई है कुछ दिन पहले ही, मणिकर्णिका, ये इनके बचपन का नाम हुआ करता था। और मणिकर्णिका रहती कहाँ पर थी? ये बनारस में रहा करती थी। ठीक है, बनारस में रहा करती थी। इनके जो पिता थे वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। मैंने बहुत पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जो बनारस आए थे और वहाँ पर वो जो है जो काम करते हैं पंडित वाला काम वो किया करते थे इनके पिताजी। ठीक है, फिर वो इनके पिताजी जो है यहाँ से शिफ्ट होते हैं नाना साहब के यहाँ। नाना साहब के यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फिर नाना साहब जो है इनको कानपुर के पास जो बिठूर जगह है, कानपुर में इनका पालन पोषण जो होता है वो कानपुर में होता है। और नाना साहब के यहाँ ही रहते हुए तलवार चलाना, घोड़सवारी करना और जितने भी जो कर्तव्य हैं जो एक तरीके से एक सैनिक के पास होने चाहिए वो सभी ये वहीं पर सीखती हैं। और नाना साहब के संरक्षण में होने के कारण जो है इनकी शादी होती है झांसी के जो थे गंगाधर उनके साथ। ठीक है, गंगाधर जो कि उस टाइम पर झांसी के राजा हुआ करते थे, उनके साथ इनकी शादी होती है। और दामोदर राव इनका बेटा होता है जिसको ये अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो ये है झांसी की रानी के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी डेथ के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी डेथ हुई थी आपकी 1858 में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। 1858 में इनकी डेथ होती है जब ये ग्वालियर का किला बचा रही होती हैं, जो उनके साथ अंग्रेज़ों से ग्वालियर का किला बचा रही होती हैं, तब इनकी डेथ होती है। इसके बाद अगर नाना साहब की बात की जाए तो नाना साहब जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाना साहब अंतिम पेशवा हुआ करते थे। ठीक है, ये बाजीराव जो सेकंड थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे।
ये बाजीराव सेकंड के जो हैं उन्होंने मतलब रियल पुत्र नहीं थे, और इसी चीज़ की वजह से, जो रियल पुत्र ना होने की वजह से इनकी जो है पेंशन रोक दी थी। अंग्रेज़ों ने इनकी पेंशन रोक दी थी, जो कि उस टाइम पे 8 लाख मिला करती थी। ठीक है, उस टाइम के टाइम पर 8 लाख इनको ईयरली मिलती थी पेंशन, और इस पेंशन को रोक दिया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ये उनके रियल पुत्र नहीं थे। इस वजह से ये इनका कंटेंट था, डिसकंटेंट था, जिसकी वजह से इनकी जो है बाद में आगे चलकर इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ, इनकी लड़ाई होती है। और इनको भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, कानपुर पर इन्होंने 2 बार कब्जा किया था। उस रिवोल्ट के दौरान कानपुर पर 2 बार कब्जा किया था, जिसको कानपुर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भी सेनानी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ और स्लाइड्स भी हैं जिनमें जहाँ पर लोगों की डेथ हुई है उसके बारे में मैंने आपको आगे बताया हुआ है, तो वहाँ पर आते आते वो चीज़ लगभग कहीं ना कहीं डिस्कस हो ही जाएगी। इसके अलावा रानी जो अवंतिका बाई हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अवंतिका बाई, तो रानी अवंतिका बाई जो हैं, जो ये मध्य प्रदेश की जो उस टाइम पर रामगढ़ मतलब रियासत थी, रामगढ़ रियासत की रानी हुआ करती थी। इतना आप याद रखिएगा कम से कम रानी अवंतिका बाई के बारे में। बहुत सारे सेनानी हैं जिन्होंने इसमें अपना हाथ इनका हाथ था। बहुत सारे सेनानियों ने मिल के इस रिवोल्ट को लड़ा था। तो इसलिए जो अगर ये वीडियो देखी जाए तो ये वीडियो तो फिर 1-1.5 घंटे की हो सकती है, जिसमें अगर हम पूरी सबके बारे में अगर बताने जाएंगे। सबका काम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था, किसी के काम को मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, काम सबका हाई लेवल का था, लेकिन हम सबको उतना टाइम देकर पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम देना पड़ेगा। कुछ कारण जिनकी वजह से फेल हुए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉजेज़ की, जिनकी वजह से ये जो है एक तरीके से ये रिवोल्ट हुआ था। इस विद्रोह के अगर हम कारणों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले कारण जिसमें था, जो मैंने आपको बोला था कि पेंशन रोकी गई नाना साहब की ये पर्सनल प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जो उनकी पेंशन रोक दी गई, इसकी वजह से इनके अंदर डिसकंटेंट था, और डिसकंटेंट की वजह से जो है इन्होंने इस रिवोल्ट में अपना हाथ बटाया है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई थी उस टाइम पर, वो था एनेक्सेशन ऑफ अवध। जब मैंने आपको पढ़ाया था अवध, तब भी बताया था कि जो है 1856 में है अवध को एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से, जो नीतिगत तरीका जो था उससे हट के जो है अवध को ख़त्म कर दिया गया था, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और अंग्रेज़ों की इस हरकत की वजह से जो है दूसरे जो राजा थे, जो रियासतें थी, उनमें बहुत डिसकंटेंट था, बहुत लोगों में बहुत सारी मतलब एक तरीके से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या था, ये हड़प नीति बोली जाती है हिंदी में, अगर देखें आप तो इसको बोलते हैं हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत। इसमें बहुत सारी शर्तें थी, जैसे कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो आगे उसका साम्राज्य जो है उसके बाद उसके दत्तक पुत्र को नहीं मिलेगा, मतलब गोद लिए हुए पुत्र को नहीं मिलेगा, वो बाद में इंग्लिश सेना में क्या कहते हैं, इंग्लिश जो एम्पायर है उसमें मिला दिया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी नीतियाँ थी जिसको ये लोग फॉलो कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा कि जो ये लैप्स की जो ये नीति थी, ये लॉर्ड डलहौजी की देन थी ये पूरी। इसमें डलहौजी का बहुत बड़ा हाथ था, डलहौजी इसका बहुत बड़ा प्रवर्तक था जिसने इसको बढ़ाया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो हैवी टैक्सेशन उनमें से एक था, उन रीजन्स में से एक था। बहुत सारा टैक्स जो है बढ़ा दिया गया था, कर बढ़ा दिया गया था। इसकी वजह से राजा परेशान थे, और जब राजा परेशान हो गए थे हर जगहों के, तो उन्होंने अपनी अपनी जगह से रिवोल्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ सोशल रिफॉर्म्स आए जो अगर आज के टाइम से आप देखेंगे तो सही थे कुछ, लेकिन उस टाइम की जो एक सोच थी, जो एक तरीके से ट्रेडिशनल सोच थी लोगों की, उसके हिसाब से वो बहुत गलत हो गए थे। जैसे कि क्या किया था इन्होंने, लेजिटिमेशन ऑफ विडो मैरिज। जो विधवा लोग थी, मतलब जो स्त्रियां होती थी, उनकी शादी करवाना इन लोगों ने लीगल कर दिया था। तो विधवा शादी होना उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, और उसको बहुत गलत माना जाता था। वो बात अलग है, आज के टाइम पर आपको वो चीज़ सही लगती है। एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, जो है सती प्रथा है उसको हटा दिया गया था। राजा राम मोहन राय, इसमें जो नाम आता है राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय के टाइम पे उनके कुछ काम, मतलब उनके कामों की वजह से जो है सती प्रथा हटाई गई, और जो कि अच्छी चीज़ थी। आज के टाइम से अगर आप देखेंगे तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम पर जो लोग थे, जो कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम के, तो उनके हिसाब से क्या हो रहा था, ये चीज़ बहुत गलत हो रही थी, जिसकी वजह से जो एक तरीके से रिलीजियस बिलीव रखने वाले हैं, या जो उस टाइम पर जो सोशल लोग थे, जिनको लगता था कि समाज बदलना नहीं चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति नहीं आनी चाहिए, उनके दिल पर बहुत ठेस लगी थी इन 2 कामों की वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ एक तरीके से भेदभाव होता था। ये मैंने बार बार आपको पहले भी शायद बताया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ लिखी मिलेगी कि
कि जब युद्ध हुआ करता था तो उसमें 2 लेयर जो आगे की होती थी वो इंडियन सैनिकों की हुआ करती थी। अगर कहीं भी युद्ध हो रहा है, कहीं सामने से कोई गोला बारूद आ रही है, तो पहले जो कुछ लेयरें होती थी वो इंडियन सैनिकों की हुआ करती थी, और पीछे कुछ 20-22 हज़ार जो लोग होते थे वो इंग्लिश मैन हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बड़ी जब सेना होती थी तो 20-22 हज़ार लोग ये होते थे, और उसमें 60-70 हज़ार जो है वो इंडियंस होते थे। इंडियंस ने 1/3 से ज़्यादा जो आर्मी थी वो इंडियंस की हुआ करती थी। अगर अंग्रेज़ों की बात करेंगे आप, अंग्रेज़ों की सेनाओं में जहाँ भी जाके ये लोग लड़े हैं, तो ये जो डिस्कंटेंट था सोल्जर्स के अंदर, ये भी बहुत बड़ी समस्या बन के निकला आगे, और उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस रिवोल्ट को होने में या रिवोल्ट को स्टार्ट होने में। बेसिकली अगर देखा जाए, सबसे पहला जो बड़ा रीजन था स्टार्ट होने में, इम्पल्सिव रीजन था, वो तो यही था कि सोल्जर्स का डिस्कंटेंट पहले से ही था, और फिर ऐसी कारतूसें ला दी गई जिसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है, जिसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी मानी गई कि उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी पाई जाती है, तो उसकी वजह से जो है इम्पल्सिव जो इंस्टेंट जिसको बोल सकते हो आप, एक वो रीजन मिल गया जिसकी वजह से जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जो इनफील्ड राइफल था, मैंने पहले बोला इनफील्ड राइफल वॉज एन इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। जो इनफील्ड राइफल थी उसकी कारतूस के अंदर ऐसा बोला जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो उस चर्बी का जो रीजन था, उस चर्बी की वजह से भी तुरंत के तुरंत जो रिवोल्ट हुआ वो रीजन यही था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और, तो जनता में अगर देखा जाए तो जो एक कॉमन जनता थी जिसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, जो एक नॉर्मल लोग थे, उनके साथ भी, नॉर्मल लोगों के साथ, कॉमन जनता के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि क्या होता था, कहीं भी अगर कुछ भी होता था, इंग्लिश जो आर्मी थी या कुछ भी था, तो इंग्लिश आर्मी भी अगर कहीं रुकी हुई है तो ये नहीं होता था किसी से परमिशन ली जाती थी, जैसे इन लोगों ने अमेरिका के साथ किया था। ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में जब इन लोगों ने रूल पारित कर दिया था कि अगर कोई आर्मी आती है, किसी भी गांव में रुकती है, तो उसका खाना खुराक खर्चा जो भी है उस गांव वालों को देना पड़ेगा, और उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम जो है वो इंडिया में भी चलना शुरू हो गया था। इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मानने हैं, क्योंकि जो विदेशी राइटर्स हैं, जो इंग्लिश राइटर्स हैं, उन्होंने इसको निगलेक्ट किया है, और इंडियन राइटर्स ने बहुत सारों ने इसको इंक्लूड किया है। ऐसा कोई नियम नहीं बना, मतलब इंडिया में दिया गया था, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो इसकी वजह से जो कॉमन जनता थी उसके अंदर भी डिस्कंटेंट था, और जो अत्याचार हो रहे थे वो तो एक लिमिट पार थे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई थी। अब हम बात करते हैं कुछ उन रीजन्स के बारे में जिनकी वजह से ये फेल हो गई। क्यों ऐसा हुआ कि ये जो क्रांति थी ये फेल हो गई, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है, मैंने बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से पढ़ा, तो हर जगह अलग अलग चीज़ मिलती है आपको सबसे बड़े लेवल पे, जो मुझे लगता है वो था आपका कम्युनिकेशन गैप। अगर क्रांति की बात की जाए तो आर्टिलरीज थी, सेना थी, लोग थे, लोगों के अंदर जज्बा था, सब कुछ था, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी थी वो नहीं थी। अगर सेना एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो अलग अलग रियासतें अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर लड़ी हैं, कोई एक टाइम पर नहीं था। टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, और इनके आपस में जो कनेक्टिविटी थी वो मजबूत नहीं थी, ये आपस में अच्छे से कनेक्टेड नहीं थे, और इनकी जो एक तरीके से बोल सकते हो आप कि इनके जो कम्युनिकेशन गैप था वो आगे जाके बहुत बड़ा रीजन बन गया इसको फेल होने का। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइमिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये जो है रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। वो जरूर है कि जो एक तरीके से गुप्त तरीके से पूरी प्लानिंग जरूर हुई होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई बिल्कुल सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था ऐसा कि हाँ फिक्स कर दिया जाता कि हम 10 तारीख को लड़ेंगे, 10 मई को लड़ेंगे, और 10 मई को पूरे भारत में या जितने जगहों पर रिवोल्ट हुआ है उन 15-20 जगहों पर एक साथ रिवोल्ट स्टार्ट हुआ होता तो कुछ अलग इतिहास होता जिसको हम पढ़ रहे होते। ठीक है, फिर क्या होता वो अलग चीज़ है। फिर लैक ऑफ इंथुजियास्टिक लीडरशिप, ये जरूर बात है ऐसे, क्योंकि 80-82 साल के उस टाइम पर जफर साहब हो चुके थे, और उनका जो लीडरशिप था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लगिश था, जो उस लेवल का इंथुजियास्टिक नहीं था जिस लेवल का इंथुजियास्टिक लीडरशिप होनी चाहिए थी उस टाइम पर। ठीक है, ये भी उनमें से एक रीज़न हो सकता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीयों में एकता की कमी थी, सब लोग अपने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रीजन्स थे जिनकी वजह से लोग लड़ रहे थे। सबके अंदर मतलब जो एक फीलिंग थी, जैसे नाना साहब की अगर बात करें, झांसी की रानी की बात करें, या कुंवर सिंह की बात करें, तो सब लोग अपने अपने रीजन में एक अलग प्रोस्पेक्टिव के साथ लड़ रहे थे। सबका जो उद्देश्य था वो एक नहीं था, और टाइमिंग भी एक नहीं थी। ठीक है, एवरीवन हैज़ देयर ओन गोल्स टू अचीव, सबके पास अपने खुद के गोल्स थे जिनको उनको अचीव करना था। और कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। वो ये था सबसे पहले कि ये देशव्यापी नहीं था। ठीक है, ये देशव्यापी जो है आंदोलन नहीं हो पाया था, पूरा देश जो है इसमें साथ में शामिल नहीं हुआ था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जितनी रियासतें लड़ रही थीं लगभग उतनी ही रियासतें अंग्रेज़ों के सपोर्ट में भी हो गई थी आते आते लास्ट तक, क्योंकि
पहले ये लोग जीते थे तो कुछ रियासतें इनमें शामिल हो गई, इस रिवोल्ट में शामिल हो गई, उनको लगा ये उम्मीद दिखी कि हाँ शायद जीत सकते हैं, तो कुछ रियासतें शामिल हो गई। लेकिन अगर टाइमलाइन आप देखते जाएंगे तो कुछ कंटिन्यूस जो है विक्ट्री मिली, उसके बाद जो है लगातार डिफीट मिलती चली गई इस विद्रोह को। जहाँ जहाँ विद्रोह होता गया वहाँ वहाँ दबता गया, क्योंकि पहले एक सडन इम्पल्सिव विद्रोह था, तो जो इंग्लिश सेना थी वो तैयार नहीं थी उस लेवल से। तो पहले तो काफ़ी जगह पर जीते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो हारते चले गए। और देशव्यापी ना होने का कारण एक तो मैं मानता हूँ साउथ इंडिया को। साउथ इंडिया में बिल्कुल भी इस चीज़ का एक तरीके से कम्युनिकेशन भी नहीं था और लोगों का कोई सपोर्ट भी नहीं था। दूसरा, अगर राजस्थान की अगर बात करें आप, तो राजस्थान की जितनी रियासतें थीं, अधिकतर रियासतों को इस रिवोल्ट से कोई मतलब नहीं था। और बहुत सारी रियासतें कि जैसे कि जयपुर और इन सब रियासतों ने तो अंग्रेज़ों का साथ भी दिया था। ठीक है, पंजाब की रियासत जो थी उस टाइम पर, उसने भी जो है साथ दिया था, कुछ ने बाद में लड़ाई जरूर की थी। तो बहुत सारी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के साथ भी थी और बहुत सारी जगहों पर रिवोल्ट भी हो रहा था। तो इस तरीके से जो रिवोल्ट था पूरा देशव्यापी नहीं हो पाने के कारण भी इसको एक तरीके से डिफीट मिली। ये भी उनमें से एक फैक्ट, जो मेन रीज़न है उनमें से एक रीज़न ये भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो 1857 की क्रांति जो है उससे रिलेटेड है, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर पीएम की जो स्पेलिंग थी वो गलत लिखी हुई थी, मतलब जो उनका नाम है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। उस टाइम पर इंग्लैंड के पीएम कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग पहला नाम तो आपको जो याद रखना है वो लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर जो है वाइस जो है आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके एक साल जस्ट रिवोल्ट के एक साल बाद 1858 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने जो है अपना यहाँ का पूरा कार्यभार दे दिया रानी के हाथों में। मतलब ये चला गया यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंडर, इंडिया चला गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इंडिया का नाम जो है वो हो गया ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के नाम से आगे जाना जाने लगा आपका हमारा भारत। ठीक है, हमारा भारत जो है वो ब्रिटिश इंडिया हो गया उसके बाद। तो अगर उस टाइम पर जो पीएम था उसकी बात करें, उनका नाम था विस्काट पार्नसन। ठीक है, इनको अगर हिंदी में लिखते हैं इनका नाम तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विस्काट, ठीक है, पार्मस्टन, ठीक है, विस्काट पार्मस्टन उस टाइम पर इंग्लैंड के पीएम हुआ करते थे जब रिवोल्ट हुआ है हमारे यहाँ पर ये। इसके बाद बात करते हैं कुछ टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं, ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ टाइमलाइंस की, सब डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। मैंने यहाँ पर डेट इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बहुत सारा काम हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिनको आपको मुझे बताना है। ध्यान से सुनिएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। सबसे पहले तो 29 मार्च आपको याद रखनी है। 29 मार्च को क्या हुआ, जो बैरकपुर छावनी थी, आप सभी को पता होगा बैरकपुर छावनी के बारे में। बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे थे। वहाँ पर मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने बोल दिया कि हम जो वो कारतूस लाए गए थे, जो राइफल के लिए यूज होते थे, वो कारतूस यूज होते थे जिसमें गाय और जो है बोला जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी है, तो उसको यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम जो है वो हुआ 29 मई को, जब इन्होंने उसको यूज करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद 8 अप्रैल की वो डेट थी जब जो है सबसे पहली बार बगावत होती है वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ, और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और छावनी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल को। ये डेट कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाए। इसके बाद जो आपको दूसरी डेट याद रखनी है, तो यहाँ पर रिवोल्ट होगा 9 मई को रिवोल्ट होगा, एक महीने बाद। अप्रैल के बाद सीधे एक महीने बाद 9 मई को रिवोल्ट होगा। फिर ये लोग रिवोल्ट करके, मतलब 80-90 घुड़सवार होते हैं जो उस टाइम पर पूरी तरीके से मना कर देते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये लोग 10 मई को यहाँ से जो रिवोल्ट होता है ये मेरठ तक पहुँच जाएगा, और 10 मई को मेरठ की जो छावनी है उसके अंदर भी रिवोल्ट होगा। उसके अंदर जो 3 रेजिमेंट्स थी, तीनों रेजिमेंट्स जो हैं वो एक तरीके से विद्रोह कर देती हैं, और वो 10 मई से होकर 11 मई को पहुंच जाएंगे कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, 11 मई को पहुंचेंगे ये लोग दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 11 मई आपको बिल्कुल याद रखनी है। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली में जाकर ये लोग क्या कहते हैं, जो बहादुर शाह जफर थे उनको बना दिया जाएगा बादशाह हिंदुस्तान। बादशाह हिंदुस्तान का इनको जो है एक तरीके से वो दे देंगे, पदवी देंगे, और इनको जो है लीडर बना दिया जाएगा, इस पूरे संग्राम का लीडर बना के। और उस दिन घोषणा हो जाती है कि हाँ आज से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, यहीं से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि 8 अप्रैल को फांसी हुई, 9 मई को जाके यहाँ पर जो है जो वहाँ थी क्या कहते हैं छावनी थी मेरठ की, वहाँ पर पहली बार रिवोल्ट होता है 9 मई को।
फिर 10 मई को यहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। मेरठ की छावनी में तीनों रेजिमेंट एक साथ रिवोल्ट कर देती हैं और यहाँ से निकलते हैं ये लोग। ये कब हुआ है? ये पूरा सब कुछ हुआ है आपके 1 महीने बाद। पहले बैरंगपुर जो जेल थी वहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था। तो कुछ हद तक सेनाएं और कुछ हद तक इंग्लिश जो ऑफिसर्स थे वो पहले से तैयार थे इस रिवोल्ट के लिए, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई और छावनी जहाँ पर रिवोल्ट हो जाए उसको कैसे दबाना है, उसके लिए पहले से तैयार थे। ठीक है, चलो 11 मई को ये हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो 11 मई को ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता, तो ऐसा भी नहीं हुआ। फिर 11 मई के बाद अलग अलग टाइम से 12 से लेकर 31 मई तक कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, उस बीच में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि इटावा, मथुरा, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, इन सब जगहों पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी थी उस टाइम पर। ठीक है, फिर फाइनली 30 मई को पहली बार क्या होगा, जो इंग्लिश आर्मी है उसके सामने आएंगे, पूरे जो रिवेलियंस थे वो उनके सामने आएंगे। और जो गाज़ियाबाद में हिंडन रिवर है गाज़ियाबाद में, यहीं पर है, इस रिवर की बैंक पे पहली बार इनका आमना सामना होगा। और वहाँ पर जो है 11 जो उनके ऑफिसर्स थे, इंग्लिश सेना के ऑफिसर्स थे, उनको मार दिया जाता है। तो असली लड़ाई अगर आपसे पूछी जाए कब स्टार्ट हुई है, वो हो गई आपकी 30 मई से स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू होंगे। फिर 6 जून को रिवोल्ट होगा। 6 जून को नाना साहब कानपुर में करते हैं। 6 जून को नाना साहब, 27 जून को फिर क्या कहते हैं झांसी के किले पर जो है ये लोग आक्रमण करते हैं, वहाँ से क्रांति हो जाती है। 12 जून को फतेहगढ़ से होती है। फिर उसके बाद कंटिन्यू जो है कुंवर सिंह लड़ते हैं। इसके बाद जो है कंटिन्यू चलना शुरू हो जाती है। तो पहले की जो शुरुआत के टाइम थे उनमें हर जगह पर ये लगातार जीत रहे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो लास्ट का टाइम आता है जून का, जून खत्म हो जाती है, पूरी जुलाई खत्म हो जाती है। अब आता है अगस्त का टाइम। अगस्त तक पहुँचते जो एक क्रांति थी, इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कह लीजिए आपकी कमजोरी आनी शुरू हो गई, या इंग्लिश सेना ज़्यादा मजबूत होती चली गई। इतना टाइम अगर आप किसी को दे देंगे, मई में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो पहली भिड़ंत हुई वो हुई 30 मई को। ठीक है, 30 मई में भिड़ंत हुई। फिर जून में 1-2 रिवोल्ट हुए जून में, जैसे जून में बात करें तो 6 और 7 जून को लगातार हुए झांसी और कानपुर में, ये 2 जगहों पर रिवोल्ट हुआ। फिर 27 जून को नाना साहब ने एक तरीके से पूरा कानपुर जीत लिया था। तो 1 महीना इधर निकल गया। फिर उसके बाद पूरी जुलाई निकल गई। फिर अगस्त तक आते आते पूरे 2 मंथ आपने दे दिए, एक बहुत बड़ी सेना को संभलने के लिए। तो अब अगस्त में आने वाले जो रिवोल्ट्स होंगे उस टाइम पर, तो सबसे पहले दिल्ली को इन लोगों ने वापस अपने कब्जे में कर लिया। और 21 सितंबर को जो है इन लोगों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर जो थे उनको भेज दिया गया रंगून। ठीक है, ये रंगून चले जाएंगे, वहीं पर जाके इनकी डेथ हो जाएगी। उसके बारे में आपको भी नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। ये जो रिवोल्ट था ये कंटिन्यू चलता रहा और जाके दिसंबर तक पहुँचते जो तात्या टोपे को जब डेथ हुई, तात्या टोपे को जब पकड़ा गया है, तो जाके कहीं दिसंबर में 6 दिसंबर तक जो है तात्या टोपे को पहली बार पकड़ा गया। झांसी की रानी जो कालपी में युद्ध हुआ, वहाँ पर तात्या टोपे पीछे हटना पड़ गया। तो वहाँ के बाद जाके रिवोल्ट जो है लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, कालपी का जो युद्ध हुआ 6 दिसंबर के टाइम पर, जब तात्या टोपे कानपुर से झांसी की तरफ जा रहे होते हैं, ग्वालियर की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पर युद्ध होता है। वहाँ तात्या टोपे पीछे हटना पड़ता है पहली बार तो। ठीक है, उसके बाद फिर जो है झांसी की रानी के साथ जो युद्ध होता है, वो तो लगभग एक तरीके से मान लीजिए कि जो क्रांति थी वो पूरे देश में पहले दब चुकी थी। उस क्रांति को पूरी तरीके से पूरे देश में दबा चुके थे ये लोग। फिर झांसी का जो किला होता है उस पर आक्रमण होता है, ये लोग ग्वालियर निकल जाते हैं। ग्वालियर में फिर से आक्रमण होता है, तब जो है झांसी की रानी जो है वहाँ पर वीर गति को प्राप्त करते हैं। तात्या टोपे फिर भी नहीं, तात्या टोपे की डेथ वहाँ भी नहीं होती, तात्या टोपे वहाँ से भी निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बाद में बताया था पहले कि मान सिंह सिंधिया एक सामंत होते हैं सिंधियाओं में, वो जो है एक तरीके से दगाबाजी करके तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं। तो फिर उनको अगले साल जो है डेथ उनको फांसी दे दी जाती है 1859 में। ठीक है, तो ये तो कहानी थी पूरे रिवोल्ट की। अगर आप टाइमलाइन वाइज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन मैंने एग्जैक्टली डेट्स नहीं बताई हैं इसलिए क्योंकि आप उतना याद नहीं कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो हो सकता है ऐसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए, आपसे बस डेट ये पूछी जा सकती है कि 30 मई को पहली बार जो है गाज़ियाबाद में ये लोग आमने सामने हुए थे, या आपसे 11 मई के बारे में पूछा जा सकता है कि कब जो है बहादुर शाह जफर को जो है घोषित किया गया था, नेता घोषित किया गया था आपकी क्रांति का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई थी, जो कि निर्धारित दिनों से जो डेट थी उससे 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। और इसी वजह से इनको जो है फिर छावनी सील भी करनी पड़ी थी, बहुत सारे काम हुए थे। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा हटके इन सबसे कि कितने लोग थे जिनकी डेथ हुई थी इसमें। अब हम जो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 7-8 लोग, सिर्फ ये 8 लोग नहीं हैं,
इसमें आप कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 80,000 लोग तो कम से कम होंगे ही जिनकी डेथ हुई होगी इस पूरे रिवोल्ट में के अंदर। अब हम उन सबका नाम नहीं लिख सकते थे यहाँ पर, इसलिए कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है कुंवर सिंह का, जिनके बारे में मैंने बार बार आपको बताया है कि जगदीशपुर जो जगह थी वहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ से इन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ग्वालियर का किला बचाते हुए इनकी डेथ हुई थी, जो हुआ था 1858 में, ठीक है। 57 के अगले साल हुआ था, 1858 में डेथ हुई थी इनकी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है तात्या टोपे। तात्या टोपे को वीर गति नहीं प्राप्त हुई थी, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। बार बार मैंने इनके बारे में बता रखा है कि जो मान सिंह थे उनके विश्वासघात की वजह से इनके ये पकड़े गए थे। इसके बाद है खान बहादुर खां, ठीक है, जो कि इस रिवोल्ट में बरेली से लड़ रहे थे, ठीक है। खान बहादुर खां के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बरेली से लड़ रहे थे, इनको ही बाद में फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट मंगल पांडे सबसे पहले फांसी पाने वाले जो व्यक्ति थे, 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई। ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसको दी गई, तो आप नाम याद रखिएगा मंगल पांडे को है बैरकपुर छावनी थी उसी के अंदर जो है फांसी दे दी गई थी, और जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसी के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आता है नाम मौलवी अहमदुल्ला, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि फैज़ाबाद में रहा करते थे। ये फैज़ाबाद में थे, फैज़ाबाद से इन्होंने रिवोल्ट किया था। और एक पवई राजा था, पवई उस वंश का एक राजा था, जिसको 50,000 रुपये का एक तरीके से इनाम दिया गया था। 50,000 रुपये का इनाम देकर इन्होंने मौलवी जो अहमदुल्ला थे उसकी न्यूज़ दे दी थी, और मौलवी अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद इनको जो है 58 में इनको भी फांसी दे दी जाती है, ठीक है। डेट आप ना याद रखें, लेकिन बस इतना याद रखें कि इनको ही फांसी मिली थी। तो ये कुछ लोग थे जिनको या तो फांसी दे दी गई या तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अगर कोई इनमें छूट गया है और आपको उसके बारे में पता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जितने से क्वेश्चन बनने के चांस है, उनको मैंने आपको यहाँ पर जरूर बता दिया है। इसके बाद कुछ लोगों ने शेल्टर ली नेपाल के अंदर। जब ये रिवोल्ट हुआ उसमें कुछ लोगों को भेज दिया गया, कुछ लोग भाग के गए, कुछ लोग चोरी छुपे निकले गए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी आप देख सकते हैं कि मई से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक गया हुआ है लगभग। तो पूरा अगले आने वाले 6-7 महीने तक ये पूरा जो अस्थिरता थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने भारत छोड़ा। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी वो चली गई नेपाल। नाना साहब ये जो कानपुर से लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई जी के संरक्षक थे, नाना साहब ये भी गए नेपाल। और इसके बाद अजीमुल्ला खां के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये फतेहपुर से लड़ रहे थे। ये नाम आपको याद करने में सभी कि कहाँ से कौन लड़ रहा था, इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना होगा, एक बार अपने आप में लिख लीजिए कहीं पर तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह जो खान थे, बहादुर शाह जफर, जिनको भेजा गया रंगून। इनको तो आपको पता ही था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड बोल लीजिए, जो कि दिल्ली के शासक थे, मुगल सम्राट थे। इनको भेज दिया गया था रंगून, और रंगून में इनकी बाद में डेथ हो गई थी। इसके अलावा फिरोज शाह जो है उसको भी भेज दिया गया था रंगून। तो ये कुछ लोग थे जिनको जो है भारत से दूसरी जगहों पर डिपोर्ट किया गया, दूसरी जगह पर भेज दिया गया, और वहीं पर जाकर इनकी डेथ हो गई। यहाँ से वापस कभी भारत ये लोग लौट कर नहीं आए। तो ये थी आज की क्लास। पूरी क्लास को अगर समराइज करने के हिसाब से एक बार फिर से देखा जाए तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस क्रांति से पहले जो रिवोल्ट हुए उनमें मैंने आपको बताया है सन्यासी रिबेलियन के बारे में और पाइका रिवोल्ट के बारे में। पाइका रिवोल्ट और फिर बताया मैंने आपको अमोह रिवोल्ट जो कि हुआ असम के अंदर, ठीक है। इसके बाद बिरसा मुंडा थे, उन्होंने किया मुंडा रिवोल्ट जो कि था आपका रांची और छोटा नागपुर मतलब झारखंड का जो एरिया था। इसके बाद बात करते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम की। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो डिसकंटेंट था लोगों के अंदर वो निकल के आया था। कुछ रीजन्स थे जहाँ से लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से लड़ रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ से मोहम्मद जो है बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल के साथ में बिरसिस कादिर था व्यक्ति जो लड़ रहा था। कानपुर से नाना साहब के साथ तात्या टोपे थे। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे थे। तो तात्या टोपे 2 जगहों पर रहे। इसके बाद जगदीशपुर से जो है वो आपके कुंवर सिंह थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर फैज़ाबाद से जो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से लड़ रहे थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे और बरेली से खान बहादुर खां लड़ रहे थे। इसी के साथ साथ इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद कुछ कारणों की बात करें अगर तो मैंने आपको सभी कारण अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। असफल होने के जो रीजंस थे वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ गोल, कॉमन गोल नहीं था लोगों का, यूनाइटेड नहीं थे, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आई थी। लॉर्ड कैनिंग का नाम इस पूरी स्लाइड से आपको जरूर याद रखना है। आप पीएम का नाम भूल जाएं कोई बात नहीं, लॉर्ड कैनिंग का नाम जरूर याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको कुछ डेट्स बताएं जिसमें मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो डेट है वो मंगल पांडे को जब फांसी दी गई वो है 8 अप्रैल।
फिर 11 मई जब जो है इनको लीडर घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफ़र को। फिर 30 मई जब हिंडन रिवर पे पहली बार इनका आमना सामना हुआ। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों पर रिवोल्ट हुआ और उसको दबाते चले गए लोग। कुछ लोग जो शहीद हुए उनमें मैंने आपको जो कुछ नाम बताए थे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर खां जो है वो, मंगल पांडे सबसे पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है। और इसमें से अगर वीर गति को प्राप्त होने वाले जो लोगों की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जो है सबसे मेन है। इसके अलावा कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पर शरण लेनी पड़ी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेगम हजरत महल, नाना साहब और बहादुर शाह जफ़र। ये 3 लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। बेगम हजरत महल, नाना साहब को नेपाल जाना पड़ा और बहादुर शाह जफ़र को इनको रंगून डिपोर्ट किया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया था। तो ये तो थी आज की कंप्लीट क्लास। अब बात कर लेते हैं क्विज के बारे में। शाहजहाँ का मैंने नाम पूछा था, बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहाँ का बचपन का नाम है खुर्रम। ठीक है, इसके बचपन का नाम लिखा जाता है खुर्रम, जिसको लिखते हैं डबल आर के ऊपर आर लगता है। ठीक है, ये है इसका नाम बचपन का खुर्रम। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि दारा शिकोह ने कौन कौन से काम किए थे, उनमें से आपको काम बताने हैं उसके। तो आपको जो काम आप बता सकते थे, इसने वेदों का संकलन किया था सबसे पहला काम, और इसने फिर भगवत गीता और योग वशिष्ठ जो थे उन सब का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी में इसने अनुवाद किया था। काफ़ी पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था, सहिष्णु व्यक्ति था। अगर ये राजा रहा होता तो इतिहास थोड़ा ज़रूर चेंज हुआ होता। और इन 2 कामों के अलावा इसने जो है 52 उपनिषद जो हैं, 52 उपनिषदों को कन्वर्ट किया था इसने फारसी में, जिसका नाम दिया था इसने सिर-ए-अकबरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो आपको इनसे याद करने हो सकते थे, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है औरंगजेब, जिसका मैंने आपका नाम पूछा था कि किस नाम के साथ औरंगजेब शासन पर बैठा था। तो औरंगजेब बैठा था, नाम इसका नाम रखा गया था वो नाम था इसका आलमगीर। जो मैं थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया था, आलमगीर। मैं लिखते समय थोड़ा सा कभी कभार गलत लिख देता हूँ, इसलिए पॉज करके अच्छी राइटिंग में लिख दिया करता हूँ। तो इसका जो बचपन का नाम था वो था, इसका जो नाम था जिसके साथ ये शासन पर गद्दी पर बैठा था वो था आलमगीर। ठीक है, तो ये तो थे कल के क्वेश्चन। अगर बात की जाए आज की क्विज की, तो आज मैंने क्विज कुछ लिखी नहीं है और ना मैं लिखने वाला हूँ। आज आपको उन लोगों का नाम बताना है, अगर आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, उनके नाम बताना है और उनका जो रीज़न है जहाँ से वो लोग रिवोल्ट में शामिल हो रहे थे। आपके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके अंदर जो नेम मैंने छोड़े हैं उनको बताना है आपको। साथ में आपको उनका रीज़न लिखना है और कब उन्होंने लड़ा। अगर हो सकता है तो आप ये भी बताएं कि कब लड़ा और कौन सा एरिया था जहाँ से वो लड़ रहे थे। ये 3 चीज़ें बतानी है आपको किसी भी एक नाम के साथ। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, इंगेजमेंट बना रहेगा मेरा, मुझे जहाँ तक लगता है। ये तो मेरी आज की क्लास थी। और जाते जाते मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय इसके कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिस्ट्री बोरिंग हो रही है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाए रहूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग देखें। अगर लोगों ने देखना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं जाकर एक स्टेज पर मुझे जो है क्लास बंद करनी पड़ जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको हर लेक्चर टाइम पर प्रोवाइड होता रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।